So hey everyone, today we are going to start a topic that is known as Michelson-Morley experiment. तो इस टॉपिक के अंडर हम क्या देखने वाले हैं कि इसमें इस माइकलसन-मॉर्ले एक्सपेरिमेंट का एक्चुअल में एम क्या था, कि ये एक्सपेरिमेंट प्रूव क्या करना चाहता था और ये एक्चुअल में क्या दूसरी चीज प्रूव कर चुका था. सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज नोन एज अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट एंड व्हाई इट वाज नोन एज अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट वो भी हम जानेंगे इस लेक्चर के अंदर. बट इससे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको कि इसमें जो माइकलसन मॉर्ले दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक है. इनमें से जो माइकलसन था इन्होंने एक डिवाइस बनाया था, ओके, जो ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को रीड कर सकता था, ठीक है. जो भी लाइट यहाँ पे हम देखेंगे रिफ्लेक्ट होकर एक दूसरे डिवाइस में जाती है जहाँ पे इसको रीड किया जा सकता था, इसकी जो फ्रिंजेस में का डिफरेंस है वो निकाल सकते थे. सो ऐसा डिवाइस ये पूरा माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो इन्होंने बनाया था, ओके, फॉर दिस एपरेटस उनको नोबेल प्राइज मिला था. ओके, द ईयर विल बी डिस्प्लेड हियर, आई थिंक सो इट इज 1873 और सो. तो लेट्स मूव ऑन टू द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये टर्निंग पॉइंट था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक. इसका एम क्या है? तो इसके फिलहाल 3 एम्स हैं. तो फर्स्ट, व्हाट इज इट? To prove the existence of ether. To prove the existence of ether. Okay. So आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि तो एग्जिस्टेंस किसका प्रूव करना है आपको? ईथर का. सो व्हाट इज ईथर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ईथर? तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, राइट. और इस टाइम के दौरान जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, इस टाइम के दौरान ह्यूजेंस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑलरेडी बोला था कि लाइट एक वेव है, बट व्हाट काइंड ऑफ वेव? इट इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव. ओके, दैट इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव. बट एग्जैक्टली हमको पता है कि एक्चुअली लाइट कौन सी टाइप ऑफ वेव? दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव. बट उस टाइम उन्होंने कहा था कि लाइट इज ऑल्सो लॉन्जिट्यूडनल वेव और सिंपली इट इज अ वेव. ओके, उस टाइम पे लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसफर वेव का कॉन्सेप्ट नहीं था. सो लॉन्जिट्यूडनल वेव है ऐसा बोला गया, एंड दैट मीन्स कि अगर ये लॉन्जिट्यूडनल वेव है सो इट मस्ट रिक्वायर सम मीडियम टू ट्रैवल. फॉर एग्जांपल जैसे कि एक साउंड वेव होती है, ओके, लाइक आई एम स्पीकिंग समथिंग टू यू, और ये सब कुछ एयर के जो वाइब्रेशंस होते हैं, ओके, जो एयर के पार्टिकल्स यू कैन से वो वाइब्रेट हो रहे हैं, ओके, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं. That's why you are able to hear my voice. Okay. और similarly जो water होता है, okay, let's say you have a pond of water here. उसके अंदर आपने एक ड्रॉप ऑफ वाटर को ऐसा फॉल करवाया. सो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे इस तरह से आपको कुछ पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा. वो वेव की जो यू कैन से वेव पैटर्न जो है आपको वहाँ पे विजिबल होना शुरू हो जाएगा. सो एज यू नो कि जब मैं बोल रहा हूँ, जब साउंड की बात करते हैं तब एयर इज द मीडियम ऑफ ट्रैवल, ओके, जिसके थ्रू अपना साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही है. ओके, और एक मटेरियल मीडियम वाटर के इस वाटर ड्रॉपलेट के टाइम पे क्या होता है? वाटर होता है, क्योंकि वाटर के अंदर वो वेव्स ट्रैवल कर रही है. सो दैट मीन्स कि जो लाइट है, लाइट भी किसी एक मीडियम के थ्रू पास कर रही होगी. ओके, यू माइट थिंक कि वो मीडियम एयर होगा, बट ऑब्वियसली यू नो दैट कि स्पेस में तो एयर नहीं है, राइट. स्पेस में एयर नहीं है, इसका मतलब क्या कि वहां पर कुछ नहीं है फिलहाल, तो वैक्यूम है. ओके, दैट वी नो नाउ. ओके, हमें वो अभी पता है. बट इस टाइम पे जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था हमने ऐसा माना था कि कोई ना कोई ऐसा मीडियम होगा स्पेस में और पूरी अर्थ में, पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा मीडियम फैला हुआ है जिसके थ्रू ये लाइट जो है वो पास हो सकती है, बिकॉज इट इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव. ओके, ये हमारा अजम्पशन था कि ये जो लाइट है, ओके, दैट इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव. सो उसके लिए एक मीडियम हमने हाइपोथेटिकली बना लिया. ओके, सो हाइपोथेटिकली बना लिया मीन्स व्हाट? कि एक्चुअल में हम बता नहीं सकते कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, बट हमने बोल दिया कि हाँ एक कोई ऐसा मीडियम होगा, एक ऐसा मीडियम होगा जो शायद अनडिटेक्टेबल हो. अब अनडिटेक्टेबल का मतलब कैसा कि लेट्स से मैं यहाँ बात करता हूँ वाटर की. ओके, यहाँ पे वाटर मीडियम में हमारी वाटर वेव ट्रैवल कर रही थी. सो यू कैन फील द वाटर, यू कैन सी इट. ओके, आप देख सकते हो वाटर है, या फिर आप वाटर को टच करके फील कर सकते हो. सिमिलरली एयर को शायद आप देख ना पाओ, बट आप उसको फील कर सकते हो, राइट, जिसको हम कहते हैं एयर ड्रैग. फॉर एग्जांपल अगर आप एक कार के अंदर ट्रैवल कर रहे हो और विंडो के बाहर आप अपना हाथ निकालते हो, सो यू फील द एयर टचिंग टू योर हैंड. ओके, आपकी एयर ऐसे आपका हैंड जो है एयर में से थ्रस्ट करेगा, यू फील द एयर पासिंग थ्रू योर हैंड. ओके, और टचिंग योर हैंड, नॉट पासिंग थ्रू योर हैंड, बट आपके हाथ को ऐसा टच होते हुए आपको फील होगा, राइट. सो दैट इज नथिंग बट एयर ड्रैग, क्योंकि जो
एयर है इस तरह से पास हो रही है पूरी, है ना, कार एयर को चीरते हुए जा रही है, एंड सो दैट यू आर गोइंग टू फील द एयर ऑन योर हैंड। ओके, सो इस तरह से जैसे ये एयर आपको फील हो रही है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, एयर ड्रैग। ओके, दिस इज नोन एज एयर ड्रैग। व्हाई एयर ड्रैग? बिकॉज एयर इज ट्राइंग टू ड्रैग योर कार इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आपके कार की जो मोशन है उसको रेजिस्ट करने की वो कोशिश कर रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एयर ड्रैग। सो उसी तरह से वाटर ड्रैग भी होता है। ओके, सो इफ यू ट्राई टू पंच इन एयर यू कैन डू इट इजीली, ओके, बट व्हेन यू आर अंडर वाटर एंड यू आर गोइंग टू ट्राई टू जस्ट punch inside the water, you can see the water body, whatever it may be, it may be a river or a swimming pool, doesn't matter, it will be quite hard to punch, okay, with that velocity and with that strength. Why? Because water is going to put more, you can say water drag on your arm or whatever you can say on your fist. Okay, so I hope आपको air drag, water drag समझ चुका है, राइट? So उसी तरह से अगर ईथर भी एक मीडियम है जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल कर रहा है, तो उसका भी कुछ ईथर ड्रैग होना चाहिए, राइट? सो इट वाज थॉट कि जैसे अगर हम ईथर को देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, एंड इवन सो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो लाइट के ऊपर उसका ड्रैग पड़ता होगा। व्हाई? बिकॉज लाइट इज पासिंग थ्रू इट, राइट? लाइट इज पासिंग थ्रू दैट मीडियम, सो लाइट के ऊपर ईथर ड्रैग का फर्क जरूर पड़ता होगा, या फिर अर्थ के ऊपर कह सकते हैं, राइट? दिस ईथर वाज टर्म्ड एज अनडिटेक्टेबल। हमें पता ऐसा लगता था कि शायद ये जो ईथर है नॉर्मली अनडिटेक्टेबल होगा, बट इन टर्म्स ऑफ लाइट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता होगा, राइट? सो इस असम्पशन के साथ हमने माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट को किया था। सो दिस वाज द फर्स्ट एम कि हमको ईथर का एग्जिस्टेंस प्रूव करना था। ओके, देन यू कुड से कि हमको लाइट की जो वेलोसिटी है, ओके, रिस्पेक्ट और यू कैन से वी नीडेड टू फाइंड द स्पीड ऑफ, ओके, यू कैन राइट इट लाइक दिस, टू फाइंड the speed of earth with respect to, okay, relative speed of earth, you could say, the relative speed of earth with respect to stationary ether. Stationary means रुका हुआ है, right? It is at rest. तो ether को अगर आप rest पे consider कर रहे हो, so you could say कि you are going to find speed of earth with which this earth is going to move in the ether frame, okay. And third one was to find the speed of light in different directions. To find the velocity or speed, you can say anything, velocity of light in different directions. Okay, and if you are talking about different directions, velocity is the more precise term, you could say, in different directions. So ये हो गया हमारी 3 एम्स माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट के, राइट? लेट मी रब दिस, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी इफ द फॉन्ट इज लिटिल स्मॉल, आगे से थोड़ा बड़ा रख देता हूँ इसको। सो अभी मैंने आपको ठीक है ओरली थोड़ा बताया, तो यू कुड जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट एंड यू कैन राइट इट इन योर बुक। ओके, सो वी हैव सीन द एम। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट का जैसा एम होता है उसके बाद क्या लिखते हैं, एपरेटस। ओके, हम एपरेटस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे यहाँ पे। सो व्हाट यू कैन सी हियर इज द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो ये क्या चीज था, देखो सिंपली क्या होता है, यहाँ पे हम एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं। यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक मीन सिंगल वेवलेंथ वाली एक लाइट, ओके, सिंगल बीम ऑफ लाइट जो होगी यहाँ से पास होगी। एंड हियर वी हैव 2 हाफ सिल्वर्ड मिरर्स। ओके, दिस इज 1 हाफ सिल्वर्ड मिरर, यू कुड से, ओके, हाफ सिल्वर्ड मिरर है ये। इसको लेट्स से अपन ए नाम देते हैं, ठीक। एंड उसके बाद में क्या रखते हैं, यहाँ पे कॉम्पनसेटिंग प्लेट रख रहे हैं, ठीक है। इसकी बात मैं बाद में करता हूँ, पहले यहाँ से देखते हैं। हाफ सिल्वर्ड मिरर है, ओके। एज यू नो कि मिरर को जब बनाते हैं तो ग्लास के पीछे साइड में एक साइड अपन में सिल्वर लगा देते हैं, दैट्स उसकी वजह से हमको रिफ्लेक्शंस दिखने लगती है, राइट। तो यहाँ पे हाफ सिल्वर्ड है, इसका मतलब ये एक हाफ मिरर की तरह काम करेगा। सो इफ यू पास अ रे ऑफ लाइट थ्रू दिस, मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट इफ यू आर पासिंग थ्रू इट, तो क्या होगा, ये जो लाइट रे है एक तो थोड़ा इसका एक पार्ट जो है इसके आर पार चला जाएगा, ओके, बिकॉज इट इज अ हाफ सिल्वर्ड मिरर, मतलब थोड़ा लाइट को पास होने देगा और उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक पार्ट जो है इस तरफ गया और जो दूसरा पार्ट है रिफ्लेक्ट बैक होके ऊपर की तरफ जाएगा, ओके। एंड यू कुड से कि इसका जो एंगल है, ओके, इस मिरर का जो एंगल है इस लाइन के साथ में SM1 के साथ, दैट विल बी 45 डिग्रीज। आई एम नॉट राइटिंग इट बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा वो, तो जस्ट
रिमेंबर इट कि ये जो एंगल है कितने का होता है, 45 डिग्री का होता है। ओके, देन ये हमारे पास में दो लाइट रेज चली गई, सो विल कॉल दिस वन एज रिफ्रैक्टेड रे। ओके, दिस रे विल बी कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट होकर ऊपर गई, सो दैट्स व्हाई विल कॉल इट एज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, देन ये जो अपने पास में रेज दो निकली है, ये जाएंगी M2 की तरफ, M1 की तरफ, और ये M2 M1 क्या है, ये दोनों भी मिरर्स है। ओके, फिर से हमने यहाँ पे मिरर्स लगाए हैं, बट ये कंप्लीट मिरर्स है, मतलब कंप्लीटली ये जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। सो एज यू कैन सी 90 डिग्री का एंगल है, तो बिल्कुल जस्ट वापस आ जाएगी ये लाइट। ये लाइट रे है, ये बिल्कुल वापस गई, ठीक है, ये लाइट रे जो थी वापस गई, अब फिर से इस मिरर पे जाएगी और फिर से स्प्लिट होगी, बट हमको अब स्प्लिट वाले का काम नहीं है, जो रे डायरेक्टली नीचे जाएगी हमको उसका काम है, ठीक है। तो ये रे नीचे गई फर्स्ट वाली की, ठीक है, फिर ये जो रे इधर गई थी M1 की तरफ, ये भी रे जाएगी इधर, फिर वही रे पलट कर वापस आएगी इस प्लेट की तरफ। ये जो है अब कॉम्पेंसेटिंग प्लेट जिसको कहते हैं हम, तो ये क्या कर रही है, कॉम्पेंसेट कर रही है। किस चीज को कॉम्पेंसेट कर रही है? कॉम्पेंसेशन मतलब क्या होता है, लेट्स से आपके हाथों से कुछ नुकसान हो जाता है तो आप उसके लिए कॉम्पेंसेट करते हो, राइट, मतलब भरपाई करके देते हो किसी चीज की, कुछ चीज टूट गई किसी की तो आप कॉम्पेंसेट करते हो, राइट। सो कॉम्पेंसेटिंग प्लेट का काम क्या है कि यहाँ पर जो आपने मिरर लगाया है, ओके, मिरर ए यू कुड से, मिरर ए जो है अब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट, बट इसकी थिकनेस कुछ डिफरेंट हो सकती है, कुछ दूसरे फैक्टर्स की वजह से जो भी लाइट की यू कैन से ट्रांसमिशन में, ओके, जो भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में चेंजेस आए होंगे उसको बैलेंस करने के लिए हम एक और यहाँ पे कॉम्पेंसेटिंग प्लेट का यूज करते हैं। ओके, सो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस। अगेन व्हाट हैपेंस कि अब ये दोनों रेज, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके रिफ्रैक्ट होके वापस आती है, और फिर दोनों की दोनों रेज जो है यहाँ से इस टेलीस्कोप के अंदर जाती है। ओके, टेलीस्कोप, और यू कुड से दिस इज अ mechanism that is going to read the interference fringes. ओके, अब इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पे। वाई इंटरफेरेंस हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे दो तरह की, अब एक जो लाइट बीम थी ना अपने पास में, वही दो बीच में स्प्लिट हुई और वही अब वापस आ रही है। ओके, मतलब दोनों ही जो वेव्स है यहाँ पे आके क्या करेंगे, इंटरफेरेंस होगा इनका। ओके, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, राइट, डायरेक्शन ऑफ द लाइट। तो यहाँ पर आपको कुछ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाई देंगे कुछ इस तरह से, मे बी इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम देयर, इस तरह से कुछ आपको सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई दे सकती है, ओके, ऑन दिस टेलीस्कोप। ओके, देन लेट्स मूव टू आवर सेकंड पार्ट। तो हमने अभी इसका मैकेनिज्म देखा कि किस तरह से जो वेव्स है, ओके, और जो लाइट रेज है वो रिफ्रैक्ट होके इस टेलीस्कोप के अंदर जा रही है। So what we are going to do in this experiment is, okay, हमने apparatus के बारे में भी देख लिया अभी, ठीक है, apparatus के बारे में भी देख लिया, ठीक है। apparatus का info यहाँ लिखा नहीं रहा होता because it will be very time consuming, तो जैसे एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपके बुक्स में ऑलरेडी, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे S is a monochromatic source of light and all, वो सब मैं बता चुका हूँ आपको। ओके, सो apparatus is done। अब इसके बाद में चलते हैं हम इसके प्रोसीजर पे कि इसमें एक्चुअल में किया क्या गया था। तो देखा जाए अगर, तो यहाँ पर जो इसका आर्म लेंथ है A से लेके M1 तक, A से लेके M2 तक, दैट वाज कंसीडर्ड टू बी D। ओके, एक्चुअली इसका आर्म लेंथ 11 मीटर का था। ओके, सो बाद में हम देखने वाले हैं एट द लास्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, बट फिलहाल के लिए इसको हम D समझते हैं कि दोनों जो आर्म लेंथ है वो इक्वल है और दोनों किसके बराबर है, D के बराबर है। ओके, एंड अगेन दिस होल apparatus, ओके, This whole apparatus is kept in the pool of mercury। Okay, जो mercury आपको पता है ना लिक्विड मेटल होता है at room temperature, तो इसके अंदर पूरा एक mercury के पूल के अंदर इसको रखा गया था। So what was the purpose of doing that? कि जो अपनी अर्थ है ना वो रोटेट हो रही है, राइट, और उसी तरह से इस पूरे apparatus को अगर आपको रोटेट करना है विदाउट डिस्टर्बिंग दिस मिरर एंड ऑल, जो भी अरेंजमेंट किया है, तो अगर आप इसको ये से मैकेनिकली अगर करने का कोशिश करते हो कि यहाँ कहीं टांग दिया उसको मोड़ रहे हो, तो मे भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब कुछ उसमें हिल सकता है, ओके, कुछ डिस्टर्बेंस आ सकता है। बट मर्क्यूरी पुल के अंदर धीरे धीरे इसको अपन रोटेट करते हैं विद द स्पीड विथ विच अर्थ इज रोटेटिंग, तो बिल्कुल सेम स्पीड से अर्थ की तरह रोटेट भी कर सकते हैं इसको।
ओके और ये जो पूरा अपना apparatus है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी आर अज्यूमिंग कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओके दैट इज द स्पीड ऑफ अर्थ, ओके अर्थ की स्पीड के हिसाब से मूव कर रहा है। अगेन यहाँ पे भी ईथर विंड होगा, ओके हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि उसी वेलोसिटी v से जो है अपना ईथर विंड इस तरफ से आ रहा है, ओके जिस तरह से आप कार से जाते हो, मतलब कार से ट्रैवल कर रहे हो तो विंड का डायरेक्शन आपके बिल्कुल अपोजिट होता है इस तरफ, ठीक। तो वैसे ईथर विंड आ रही है यहाँ से, तो वेलोसिटी ना लिखते हुए मैं इसको ऐसे लिखते हैं कि ईथर विंड का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगा आपके, ओके एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके सो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो उसका डायरेक्शन तो डिफरेंट रहेगा, क्योंकि अगर इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ में, और अगर रिफ्लेक्ट बैक होके आ रहा है तो वेलोसिटी का लाइट जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट का इस तरफ होगा, ओके सो लेट्स से कि जो स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पे c है, तो मैं फर्स्ट केस के लिए c यहाँ पे लिखता हूँ, ओके अब हमने क्या देखा कि आर्म लेंथ d है और जो वेलोसिटी ऑफ दिस होल apparatus इज v एंड अगेन द स्पीड ऑफ लाइट इज c हियर। अब जाते हैं इसके प्रोसीजर पर, थोड़ा सा प्रोसीजर में क्या देखना है हमको, एक्चुअल में हमको इन दोनों केसेस में, ओके जब रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे है दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो निकालना है, ठीक। और टाइम डिफरेंस का यूज करके हम इसमें जो फ्रिंजेस का डिफरेंस आएगा कि कितने फ्रिंज शिफ्ट होने चाहिए थे और कितने एक्चुअल में होते हैं उसको कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं केस किसका, रिफ्रैक्टेड रे का, ठीक है। तो फॉर रिफ्रैक्टेड रे हमको टाइम कंपेयर करना है, ओके सो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखते हैं हम स्पीड ऑफ यू कुड से लाइट फ्रॉम, कहाँ से मूव कर रहा है अपना, जो हमको यहाँ से ए से कंसिडर करना है, ओके ए से लेकर पहले m1 तक, a to m1, ठीक है मतलब a से लेके m1 तक और फिर m1 से लेकर a वापस, ठीक है। तो अगर मैं पहले सिर्फ a to m1 की बात करता हूँ तो इसको अगर मैं कहता हूँ ta स्मॉल है, ओके टी स्मॉल है, ठीक है। अगर फॉन्ट छोटा हो तो प्लीज सॉरी, बट जगह को देखकर मैं थोड़ा फॉन्ट एडजस्ट कर रहा हूँ और ओरली बता रहा हूँ तो यू कुड अंडरस्टैंड। सो स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम ए टू m1 कितना लिया हमने, ta लिया। नाउ यू नो दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन अपना स्पीड, ठीक है। आई जस्ट राइट इट हियर, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके v से रिप्रेजेंट करो t एंड v। तो यहाँ पर जो अपना ta है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो अपना डिस्टेंस था d, ओके डिस्टेंस मतलब अपना जो आर्म लेंथ था ना, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, देखो यहाँ पे d का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं स्पीड की बात करूँ, ठीक है स्पीड, अभी स्पीड नीचे आ जाएगा ना, ये रहा डिस्टेंस और ये रहा स्पीड समझो। तो इस केस में देखो आप कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा तुम्हारा, जो तुम्हारा लाइट है इस तरफ जा रहा है, ठीक है डायरेक्शन ऑफ लाइट किस तरफ है, इस तरफ है, और अपना एपरेटस भी इसी तरफ मूव कर रहा है, राइट। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, ओके अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, ठीक है कि लेट्स सपोज कि आप एक कार में बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो और एक और कार जो है यहाँ से उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका स्पीड लेट से 30 किलोमीटर पर आवर की जा रही है और आपका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर का है। तो अगर आप इसको यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो आपको 30 माइनस 10 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हुए दिखेगी कार। और उसी तरह से अगर मैं इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दूं कि ये कार अब पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है वैसे तो कार इन्वर्ट हो जाएगी इसे, बट अंडरस्टैंड कर लो। चलो ये यहाँ पे अभी फिर से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो आपके लिए अपेरेंट स्पीड क्या हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ओके। तो रियल लाइफ में अगर आप थोड़ा कंपेयर करके देखो तो आपको समझ जाएगा कि अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है कि ये कार इस तरफ जा रही है और ये कार इस तरफ जा रही है, तो अगर किसी भी इससे देखो, इससे अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसकी 40 आएगी और यहाँ से अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसकी 40 स्पीड आएगी, राइट। और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो जो डिफरेंस आता है ना वो रहेगी उसकी स्पीड, ओके। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो स्पीड अपना जो स्पीड होगा वो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, ओके जो लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो ऑफ कोर्स वी नो कि स्पीड ऑफ लाइट है ऑफ कोर्स ज्यादा होने वाली, क्योंकि लाइट के स्पीड से तो कोई चीज चल नहीं सकती।
So it will be c minus v. The speed of this apparatus or this speed of light will be what? C minus v. Okay, in this case. तो ये हो जाएगा, ये हो चुका है c माइनस v। और उसी तरह से अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम m1 टू a, अब उल्टा ले लें, ठीक है, m1 टू a, इसको मैं लेता हूँ tb। वो tb क्या हो जाएगा, फिर से देखो m1 टू a आना है हमको वापस, तो फिर से डिस्टेंस कितना है, d है, और अब डायरेक्शन अपोजिट है, लाइट इधर जा रहा है। ओके, द स्पीड ऑफ लाइट इज इन दिस डायरेक्शन एंड सॉरी, द स्पीड ऑफ लाइट इज इन दिस डायरेक्शन। अब लाइट इस तरफ वापस आ रहा है और जो अपना apparatus है वो तो उसी तरफ जाएगा, राइट। सो अब अगर अपोजिट होता है तो हमने क्या बोला कि ऐड होती है वेलोसिटीज, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c प्लस v। ओके, नाउ यू वांटेड यू कुड से द टोटल टाइम टेकन फॉर दिस होल पाथ, मतलब a टू m1 जाने के लिए और m1 टू a आने के लिए, ठीक। तो आपका टोटल टाइम, लेट्स से अगर मैं इसको लेता हूँ t1, सो इफ दिस इज t1, सो t1 इज इक्वल टू ta प्लस tb, मतलब a टू m1 जाना और m1 टू a वापस आना। तो हम क्या करेंगे, दोनों वेलोसिटीज को ऐड करेंगे, ta प्लस tb। तो दोनों का वैल्यू लिख लेते हैं हमें पे c माइनस v प्लस d इंटू सी प्लस v। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा डी सी, फिर हो जाएगा प्लस डी वी, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस डी सी और माइनस डी वी, मतलब ये डी वी कट आ जाएगा 2dc अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। कूल। और यहाँ पे हम सी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर है ना इसमें से हम सी स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। 2dc और यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर स्क्वायर है और ऊपर में एक सी है तो इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं लिख लूंगा 2d अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये अपना t1 का वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे बुक के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं हम, ये जो 2d अपॉन सी इसको ऐसे लिख दिया। अब 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में है तो इसका पावर में -1 लिख सकता हूँ। 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका पावर लिख दिया -1। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन के यूज से, ठीक है, इसको मैं ज्यादा सॉल्व न करते हुए, जैसे कि हमारे बुक्स में भी इसको उतना सॉल्व नहीं किया है, डायरेक्टली बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके इसको सॉल्व किया गया है। सो यू कुड राइट कि दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 2d अपॉन c 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। सो दिस इज द लास्ट वैल्यू और द फिक्स वैल्यू, जो अपना फाइनल आंसर होगा t1 का वो इतना आएगा 2d अपॉन c 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं कहीं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, दैट इज t1 कितना है अपना 2d अपॉन c 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ t1। अब हम इसको मिटा सकते हैं, चलते हैं दूसरे केस में जो होगा रिफ्लेक्टेड रे का केस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू दैट रिफ्लेक्टेड रे। So now we are moving on to the case of reflected ray। अब reflected ray के केस में क्या होगा, देखो for reflected ray, ये जो रे रिफ्लेक्ट होकर आई है, ठीक है, यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो डिस्टेंस d है। तो स्पीड ऑफ लाइट, अगेन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम a to m2 and m2 to a, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम a to m1 एंड बैक, मतलब a से लेके m1 तक और फिर वापस। तो एक और चीज हमको कंसिडर करनी पड़ती है कि टाइम के साथ साथ जो अपना एपरेटस है वो सामने की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो टाइम के साथ अगर ये सामने जा रहा है तो ये जो m2 मिरर है इसकी पोजीशन शिफ्ट होगी, m2 यहाँ पर जाके m2 डैश बनेगा, डायग्राम ड्रॉ कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ कंसिडरेशंस करनी होगी हमको पता है कि ये जो अपना एपरेटस है v वेलोसिटी से सामने जा रहा है, कितने टाइम के अंदर, t टाइम के अंदर। ओके, लेट्स कंसीडर कि t टाइम के अंदर इसकी जो पोजीशन है m2 से लेकर m2 डैश हो जाती है, ठीक है, दिस इज m2 डैश। सो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा,
सिंपल है कि अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और t टाइम में जा रहा है तो v इंटू टी, ओके, बिकॉज डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड इंटू टाइम। सो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज व्हाट, vt, ओके। यू वुड से कि a से लेकर इसका जो न्यू पोजीशन होगा अपना, दिस विल बी a डैश है, ओके, a टू a डैश, और ये जो अपना इतना सा डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया दैट इज नोन एज vt। तो ये पॉइंट आप कुछ भी ले लो और इसको p पॉइंट ले लो एक, ओके, ap का जो डिस्टेंस है वो। अगेन यू नो दैट कि ये जो आर्म लेंथ कितना था, d का था, ओके, ये लेंथ तो चेंज नहीं होगा, बस शिफ्ट हो रहा है। सो अगर दिस इज d तो ये जो दूसरा वाला है वो भी d होगा। नाउ यू नो दैट कि जो अपनी लाइट रे है इस तरह से शिफ्ट होगी, है ना, अपनी जो लाइट रे है वो ऐसे पास होगी, क्योंकि मूव होते 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 इस तरह से टिल्ट हो रहा है, तो मूव होते होते लाइट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से जाएगा अपना, ठीक। सो दिस विल बी व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टी, यहाँ vt था तो यहाँ ct है, ओके। यहाँ पे v किस चीज के लिए बोल रहे हैं कि अपना एपरेटस मूव कर रहा है इसलिए, और यहाँ पे ct क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे अपना लाइट रे मूव कर रहा है, लाइट का स्पीड c था और यहाँ पे ct इस तरह से ऊपर गया हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल है, तीन साइड दी हुई है, तो यू कुड इजीली यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्रायंगल यू कुड से AP m2 dash, ओके, AP m2 dash, AP m2 dash, you know that by Pythagoras theorem कि a m2 dash का स्क्वायर, ओके, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, सो AP स्क्वायर प्लस PM2 dash स्क्वायर, ओके। सो यू नो दैट कि AM2 dash क्या है, CT का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AP, नाउ AP इज व्हाट, VT, तो VT का होल स्क्वायर प्लस PM2, अब PM2 क्या है अपने पास, PM2 D है, PM2 क्या है, D है, तो D का स्क्वायर। नाउ यू हैव C स्क्वायर T स्क्वायर इक्वल्स टू V स्क्वायर T स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब ये जो T स्क्वायर वाली टर्म है इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, सो यू विल गेट C स्क्वायर T स्क्वायर माइनस V स्क्वायर T स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर, ओके। नाउ यहाँ से क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू डी स्क्वायर, ओके। अब इस टी स्क्वायर को यहीं रखो, डी स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट है इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ जाके डिवीजन में हो जाएगा। नाउ यू कुड राइट इट लाइक दिस कि टी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी, ओके, इसका रूट किया ना, अब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का अंडर रूट, ओके। एंड नाउ हियर विल हैव, फिर से सी स्क्वायर को बाहर कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो अभी अंडर रूट के अंदर ही कॉमन निकाल देते इसको, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा फिर से। अभी ये जो सी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, बाहर आते हुए सिर्फ सी बन जाएगा, तो डी अपॉन सी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये अपना टी का वैल्यू निकला, ठीक। सिमिलरली अभी ये लाइट रे जो है जाके फिर से वापस आएगी इस तरफ में, ठीक। सो अपना ये वेलोसिटी ऑफ सॉरी टाइम टेकन बाय लाइट इतना निकला, सो दिस इज ओनली टी। अब ऐसा कितने बार होगा, 2 बार होगा, लाइट जाएगी फिर वापस आएगी उसी जगह पर, सो जो टाइम होगा अपना ये डबल हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2d अपॉन यहाँ पे नीचे क्या है c अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सो दिस इज योर टाइम फॉर यू कुड से सेकेंड वाला t2 जो है आपका ये हो जाएगा 2d c अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2t इक्वल्स टू सॉरी t2 इक्वल्स टू 2d अपॉन c। अब ये जो नीचे के अंडर रूट वाली टर्म है ना, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और माइनस ऑफ 1/2, ठीक है। ये 1/2 किस लिए लगा, क्योंकि रूट है, और माइनस की साइन क्यों लगी, क्योंकि ये जो है नीचे के डिनोमिनेटर में था तो ऊपर जाते हुए वो माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ नीचे होता तो इसको -1 लिखता था मैं, बट ऊपर जाते हुए वो सॉरी अगर नीचे होता तो सिर्फ यहाँ 1 लिखता था और ऊपर शिफ्ट किया हमने उसको, तो इसलिए माइनस की साइन लगी और अंडर रूट के लिए हाफ का पार्ट लगा, ठीक है। मैथमेटिकल पार्ट है वो, आई होप आपको समझना होगा, अज्यूम करके चल रहा हूँ मैं। अगेन बाय बाइनोमियल थ्योरम, अब ये जो -1/2 है ये सी स्क्वायर के साथ में लग जाएगा,
सो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, अब ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर. ओके, सो दिस इज योर सेकेंड टाइम, मतलब t2 हो गया. सो देयर वी हैव आर t1 और ये अपना t2 है. सो द डिफरेंस इन टाइम t डैश, सॉरी डेल्टा t विल बी व्हाट, t1 माइनस t2. सो 2d अपॉन c, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर माइनस अगेन t1 का, सॉरी t2 का वैल्यू, okay, that was 1 plus, this is t1, okay, v square upon c square, okay, 1 plus v square upon c square, t1 का वैल्यू. यहाँ से आप t2 का वैल्यू लिखेंगे 2d अपॉन c, 1 plus v square upon 2c square दिस टाइम. ओके, सो यहाँ पे 2d अपॉन c कॉमन दिख रहा है अपने को, 2d अपॉन c कॉमन निकाल लो, 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, अब माइनस की साइन है, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर. ओके, और ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट. ओके, सो 2d अपॉन c, ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर. अब क्या करोगे, डिनोमिनेटर्स को, मतलब या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो सिंपली, 2d अपॉन c इंटू ये हो जाएगा 2c क्यूब, और ये हो जाएगा 2c स्क्वायर v स्क्वायर, 2c स्क्वायर v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर v स्क्वायर. ठीक है, अभी डायग्राम को मैं हटा देता हूँ, इसका काम हो चुका है. ओके, सो वी हैव डेल्टा टी है. ओके, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा अपने को. तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, मतलब सिंपल है भाई, 2 एप्पल में सी का एप्पल निकाल लो. तो क्या बचेगा, 2d अपॉन c, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, मतलब 2d स्क्वायर 2c स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब दो में से एक गया, एक ही बचेगा. तो क्या बचेगा यहाँ पे, सी स्क्वायर वी स्क्वायर सिर्फ, और नीचे में 2c क्यूब. अब यहाँ देख सकते हो सी स्क्वायर है और ये सी क्यूब है, तो दो पावर्स कट. ठीक है, यहाँ सिर्फ 2c बचा. उसी तरह से यहाँ पे 2 है और ये भी 2 है, वो भी कट. तो यहाँ पर आपका जो डेल्टा टी है, ओके, डेल्टा टी क्या आ जाएगा, दैट विल बी डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 2d स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ओके, अब एक्चुअली यहाँ पे सी क्यूब आना चाहिए था. सो सी क्यूब है, यहाँ पे सी स्क्वायर है. ओके, 2d अपॉन सी, 2d अपॉन सी आ चुका है, और सी क्यूब है. हाँ, यहाँ पे जो आपने मल्टीप्लाई किया तो ये इसका पावर 3 नहीं 4 आएगा, क्योंकि सी स्क्वायर और सी स्क्वायर है ना, ये 4 आएगा, और यहाँ पे पावर होगा 4 का, है ना. तो ये जब कट हो जाएगा तो 2 का पावर बचेगा, फिर ये सी स्क्वायर और ये सी, अब यहाँ पर सी क्यूब आएगा. ओके, तो ये थोड़ा करेक्शन है, वो कर लेना आपने. तो डी वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब. अब मुझे अगर चाहिए कि मुझे फेज डिफरेंस निकालना है, कि फेज डिफरेंस कितने का है, सो आई विल कॉल इट डेल एक्स और डेल्टा एक्स. तो फेज डिफरेंस को कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम डिफरेंस. ओके, वेलोसिटी इनटू टाइम डिफरेंस. तो वेलोसिटी अपने लिए लाइट क्या होती है, सी होती है, और अपने अभी अभी टाइम डिफरेंस निकाला डी वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब. तो ये क्यूब और ये कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर बचेगा. सो फॉर यू डेल एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ओके, यहाँ तक अपना फेज डिफरेंस निकल चुका है. अब इसके बाद हमको क्या करना होता है, वो जो पूरा एपरेटस था ना अपना, उसको हमें इन्वर्ट कर देना है. इन्वर्ट कर देना है बाय 90 डिग्रीज, मतलब जहां पर यहाँ पर अपना m1 था या m2 था, ठीक है, तो उसको ऐसे चेंज करना है कि यहाँ m1 यहाँ m2 आ जाए. ओके, तो उसको अपने को इन्वर्ट करना है, उस तरह से थोड़ा घुमा देना है अपने को. किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि m1 m2 की जो पोजीशन से हमने इंटरचेंज कर दी. देन व्हाट वुड हैपन कि जो अपना फेज डिफरेंस था ना, नेक्स्ट टाइम में जब हम पूरा कैलकुलेशन फिर से करेंगे, सिंपली बहुत सिंपल कैलकुलेशन फिर से, अगर आप उसको इन्वर्ट कर दो, m1 की जगह m2 रख दो,
ठीक है, तो वेलोसिटीज का डायरेक्शन वापस चेंज हो जाएगा, बस अपोजिट हो जाएगा, तो साइन माइनस किया गया यहाँ पे dv स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अब ये जो फेज डिफरेंस है, इनका डिफरेंस अगर आप निकालो, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बट ठीक है। सो डेल, इसको जो अगर मैं इसका फेज डिफरेंस की अगर बात करूँ तो डेल विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल एक्स माइनस डेल एक्स डैश, इसमें से इसको माइनस करना है अपने को। ठीक है, सो डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एप्पल प्लस एक एप्पल दो एप्पल, दैट इज डी वी स्क्वायर 2 डी वी स्क्वायर अपॉन 2 है। ठीक है, 2 डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सो दैट इज डेल्टा। ठीक है, अपना पूरा फेज डिफरेंस हो गया है। अब द नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट यू शुड गेट, ओके, और यू कुड से उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, ओके, फ्रिंजेस इज गिवन बाय this formula, that is n lambda is equals to this, okay, delta, इस डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसको ऐसे लिखता हूँ डेल्टा 2 dv स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो सिंपली यू कुड राइट n lambda इक्वल्स टू 2 dv स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब ये जो अपने को सिर्फ n का काम है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमको एक्चुअल में काउंट करना होता है एट लास्ट, एक्सपेरिमेंट का एम ही वही था, तो 2 dv स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, उसके साथ में ये जो लैम्बडा है वो इधर शिफ्ट डिवीजन में हो जाएगा। तो हमने नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने का फॉर्मूला यहाँ से डिराइव किया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, हमने नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्यों निकाला, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे ना, तो उससे हमको समझ में आएगा कि ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंटली इतने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट होने चाहिए, और अगर एक्चुअल में हम देखते हैं कि उस एपरेटस में हमको दिखाई पड़ता है कि कितने फ्रिंज शिफ्ट हुआ है वहाँ पर, ओके, प्रिसाइसली वो एपरेटस उसको फाइंड कर सकता था कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुए, दैट्स व्हाई नोबेल प्राइज मिला था, राइट। तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी अपने पास में फ्रिंज शिफ्ट की, और जो एक्सपेरिमेंटल शिफ्ट है उसको हम चेक करेंगे, दोनों को मिलाकर देखेंगे, अगर वैल्यू सेम आती है सो द एक्सपेरिमेंट इज अ सक्सेस, दैट मीन्स कि जो अजम्पशन हमने लिया था कि ईथर एग्जिस्ट करता है, सो दैट विल बी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है हमारे पास में 2 डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू लैम्डा, इसका यूज करके अगर हम ट्राई करते हैं कि इस नंबर ऑफ फ्रिंजेस को फाइंड करें, ठीक है, तो माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट में जो आर्म लेंथ थी, मैंने पहले बताया था कि 11 मीटर की आर्म लेंथ कंसिडर की गई थी। ठीक है, एंड जो वेलोसिटी ऑफ दिस apparatus थी, जो apparatus की वेलोसिटी थी, दैट वाज 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड, इतने कंसिडर की गई थी। ठीक है, अगेन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एवरीवन नोज दिस, कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड हियर वाज, येलो लाइट यूज की गई थी। ठीक है, वो बहुत पुराना जमाना था, 1873 मींस बहुत पुराने समय की बात है, तो येलो लाइट यूज किया गया था जिसका वेवलेंथ था 5500 एंगस्ट्रॉम, और इसी को 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर लो, you'll get 5.5 into 10⁻⁻7 मीटर्स, इतने वेवलेंथ की लाइट यूज की गई थी। ठीक है, सो व्हेन यू पुट अप ऑल दी वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इसके बाद में आपको जो फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू मिलती है दैट इज 0.4। ठीक है, मतलब हाफ के आसपास जो फ्रिंज शिफ्ट है वो मिलनी चाहिए थी, बट एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या पता चला कि जो फ्रिंज शिफ्ट है कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके, बिल्कुल नहीं। सो जो अपना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रहा था, मतलब वो 0 ही था, बिल्कुल फ्रिंज शिफ्ट नहीं था, और जो अपना थ्योरेटिकल वैल्यू आया 0.4 का, वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, अब एक चीज ऐसी भी हो सकती थी कि जैसे हम कंसिडर कर रहे थे कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, अब ये एक सर्कल, चलो ये ठीक है, आप इसको सन समझते हैं बीच में, और ये जो है ना अपनी अर्थ है, ये सन है बड़ा सा, और ये जो है अपनी अर्थ है, तो ये रोटेट कर रही होगी, एंड लेट्स से कि ईथर विंड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि ईथर विंड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो कि हमारा एपरेटस उसको रीड ना कर पाए। ठीक है, जैसे हमने क्या एक कंसीडर कर लिया था ना, एक अपने मन से डायरेक्शन कंसीडर की थी कि हाँ ईथर विंड इस तरफ ब्लो कर रही होगी, सो शायद उस वजह से एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम्स आए हो, ऐसा सोचा गया। तो ऐसे अलग अलग टाइम पे, मतलब साल में अलग अलग टाइम पे, ठीक है, जैसे 6 महीने बाद में अर्थ की पोजीशन अब यहाँ होगी, तो ठीक है, तो अब एक साइड एक तरफ में कैसा अर्थ के लिए इधर इस तरफ से आ रहा था, अब
अब क्या हो जाएगा, ईथर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब अर्थ का जो दूसरा साइड है अब वो ईथर को फेस करेगा, ठीक है। या फिर हमने एक और चीज ट्राई करी कि अर्थ के ऊपर अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है, जैसे अपनी अर्थ है, पहले इस तरफ में हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, फिर इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, अलग अलग जगहों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, अलग अलग टाइम्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, बट फिर भी जो रिजल्ट था वो सेम ही मिल रहा था। सो इस वजह से सोचा गया, मतलब एक कंफ्यूजन आप एक कह सकते एक थॉट आने लगा कि क्या यार ये ईथर सच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब उसके बाद में फिर आया अपने आइंस्टाइन, ठीक है, आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में न्यूटन बोला था, बट आइंस्टाइन, ठीक है, तो उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपनी बताई और उन्होंने क्या कहा, उसके दो पोस्टुलेट दिए कि जो अपना ईथर है वो एग्जिस्ट नहीं करता। पहली बात उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि ईथर थ्योरी को डिस्कार्ड कर दो, ठीक है, डिस्कार्ड कर देना है, मतलब ईथर एग्जिस्ट ही नहीं करता, लाइट इज अ ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है, उसको मीडियम की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपने दो पोस्टुलेट दिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, हम बाद में देखेंगे। कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बोला हुआ, जो फिजिक्स के लॉज है वो चेंज नहीं होते एंड ऑल, सो विल स्टडी अबाउट दैट इन लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो और लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, और इस वजह से इसको फेल्ड एक्सपेरिमेंट बोला गया, क्योंकि एक्सपेक्टेड फ्रिंज शिफ्ट 0.4 का था और मिला क्या, बिल्कुल 0, मतलब फ्रिंज शिफ्ट हुआ ही नहीं था वहाँ पर। सो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो नहीं मिल पाए, इवन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर ऑन द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ, दैट्स व्हाई इट वाज टर्म्ड एज अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट, और ईथर थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया फिर, और ऐसा माना गया कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता। Okay, so that was all for today's lecture. Thank you for being with me and supporting the channel. If you like this video, please like it. Okay, share with your friends and subscribe to the channel. Thank you for watching.